तो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे फरमाइश पे, लोगों की फरमाइश है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया जाए। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कुछ उसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उसका इंट्रो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक्स को देखिए आप, मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत आवेश को अगर हम मतलब स्थिर आवेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। अब सोचिए, एक आवेश मतलब एक चार्ज अपने बिहेवियर के लिए अलग अलग पैमाने पे मापा जाता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है अपने बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो आप बोलेंगे कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ओके, नाउ लुक, अब आवेश को मैं किस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। अगर आवेश स्थिर है, ठीक है, अगर आवेश जो है कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहा है, अगर आवेश एक्सेलरेटेड है, ठीक है, इन तीन कंडीशन के हिसाब से हम बताने वाले हैं कि आवेश अपने किस बिहेवियर के हिसाब से कैसा वो चीजों को उत्पन्न करता है। ओके, तो देखिए, चार्ज आवेश अगर रेस्ट में है, रेस्ट मतलब अगर स्थिर है, तो आवेश में केवल क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि क्या होता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कब, अगर आवेश स्थिर है, आवेश रेस्ट पे है, तो सिर्फ क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, अगर आवेश समान वेग से गतिमान है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आवेश चल रहा है, तो उस समय पे हम कहेंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ओके, क्या बोला मैंने, अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर आवेश समान वेग से गतिमान है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। ओके, और तीसरा, अगर आवेश त्वरित है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। याद रखिएगा, ईएम वेव जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कब, जब आवेश एक्सेलरेटेड रहेगा तब ईएम वेव उत्पन्न होगा, और जब ईएम वेव उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण होता है। आया समझ में, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे चार्ज, तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है यानी कि क्या समान वेग से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर त्वरित है तो हम क्या, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखेंगे। अच्छा, ये तीनों आप पढ़ते हैं। हमको क्या पढ़ना है, फिलहाल हमको पढ़ना है ये कि चार्ज रेस्ट में है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जब समान वेग से चल रहा है तो आगे पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर ही है, इसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो तीनों आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। आगे समझ में कि चार्ज स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, चार्ज गतिमान है तो समान वेग से तो विद्युत चुंबकीय दोनों, और चार्ज अगर त्वरित है तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उत्पन्नता होगी। अब हम आवेश शुरू करने वाले हैं, ठीक, आवेश के बारे में। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हमने कर ली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या बोला अभी आपसे कि जब आवेश स्थिर हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आवेश समान वेग से गतिमान हो तो विद्युत चुंबकीय दोनों उत्पन्न करेगा, और आवेश अगर त्वरित हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ये तीनों चीज हमने आपको बता दी। अच्छा, आवेश होता क्या है, हम कहते हैं आवेश जो है पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो क्या करेगा, जो प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, या महसूस करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अगर मैं एक लाइन में बोल लूं तो मैं बोल सकता हूं उसको, प्रोड्यूस्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। याद रखिएगा, मतलब क्या है, हम कह रहे हैं पदार्थ का वह आंतरिक गुण। देखिए, आवेश के बारे में बोल रहा हूं, कहेंगे आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या कोई वस्तु क्या होगा, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, अथवा क्या करेगा, विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा, उत्पन्न भी करेगा और अनुभव भी करेगा। इसलिए हमने एक लाइन यहाँ पे लिखा दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कि जो चार्ज है वो पदार्थ की इंस्टेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। तो कोई जो प्रोड्यूस भी कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड को और एक्सपीरियंस भी कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, चार्ज कहलाता है। हिंदी में हमने बोला कि पदार्थ का वह आंतरिक गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत प्रभाव या तो उत्पन्न कर रहा है या विद्युत प्रभाव को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, क्या कहलाता है, चार्ज। ओके, वेरी गुड। तो चार्ज क्या होता है, एक सदिश राशि होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है ये। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है, हिंदी में से कूलाम लिखते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट, जैसे सीजीएस पद्धति, जैसे आपने एसआई पद्धति पढ़ा, ऐसे एमकेएस पद्धति होता है, ऐसे सीजीएस पद्धति होता है, ऐसे एफपीएस पद्धति होता है। तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो स्टैट कूलम होता है। क्या होता है? स्टैट कूलम, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ईएसयू। ठीक है, जो सीजीएस में इसका जो यूनिट होता है वो होता है ईएसयू, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए सीनेट वगैरह में पूछता है। ठीक है, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू। ठीक है, और एक होता है बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है आवेश का? होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, फैराडे। और एक फैराडे बराबर क्या होता है बेटा? 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम। तो आपसे कभी यूनिट के बारे में कोई जिक्र करे तो इसका ऐसा यूनिट तो कूलम हो गया, वेरी सिंपल। सीजीएस यूनिट इसका होता है स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोलते हैं, और बिगेस्ट वाला होता है फैराडे। ओके, तो ये हो गया आपका आवेश के बारे में। अब हम आवेश के गुण को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? आवेश का गुण। तो हम पढ़ने वाले थे बेटा, हम आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने आवेश को सब कुछ बता दिया। ठीक है, आवेश के चार्ज वगैरह के बारे में। ठीक, अब हम आवेश की प्रॉपर्टी या गुण को पढ़ेंगे। ठीक, आवेश की क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है? बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिस्टिक नहीं है, एक दो चीजें यही बस लॉजिस्टिक है। पहला आवेश का गुण क्या है? आवेश जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, मतलब आवेश को आप क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण किया जा सकता है। तभी ना आप आवेश को, चार्ज को इस स्थान से दूसरे स्थान से, चार्ज को एक मेटल से दूसरे मेटल की ओर ट्रांसफर करते हैं। तो पहला कहता है कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है, मतलब स्थानांतरित किया जा सकता है, पहला गुण होता है। दूसरा, आप सुनिए, आवेश जो है एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है बेटा, हम इसको क्या करते हैं? चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज को हम आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी क्यू का किसी सिस्टम में ए का चार्ज 10 कूलम है और बी का चार्ज -12 कूलम है, तो उस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा? तो हमने इसको जोड़ दिया तो आया -2 कूलम। तो मेरे कहने का मतलब है कि चार्ज को आप क्या कर सकते हो? एडिटिव इन नेचर होता है, यानी कि चार्ज को आप जोड़ सकते हैं। एडिटिव इन नेचर मतलब योगात्मक प्रकृति का होता है। तीसरा है बेटा कि चार्ज हमेशा संरक्षित रहते हैं। अब आप सोच के देखिए, कंजर्व्ड नेचर का होता है, चार्ज हमेशा संरक्षित रहते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे रहते हैं? हमेशा संरक्षित रहते हैं। अच्छा, चौथा क्या है बेटा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। जो सेम चार्ज वाले होते हैं, सेम चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? चाहे वो प्लस प्लस वाले हों या माइनस माइनस वाले हों, सेम चार्ज जो है आपस में रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण का गुण दिखाते हैं। सेम चार्ज अगर होगा तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे। यानी आप सेम चार्ज को अगर लाएंगे, मान लीजिए प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? दूर भागना, रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्ज वाला होगा, यहाँ पे जैसे प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित होंगे। ये बहुत ईजी है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये सब आसान है। ठीक है, पांचवा, इसको नोटिस करिएगा, जो पांचवा बोलने जा रहा हूँ, और इसके बाद जो छठवां और सातवां बताऊंगा। ठीक है, 3 पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस रखिएगा। एक जो अभी बता रहा हूँ, इसके बाद 2 और बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। लिखा है आवेश जो होता है सदैव द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। अब नोटिस करिएगा, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद व्हाट? सॉरी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो होता है हमेशा मास से क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद व्हाट? मास। मतलब याद समझ रहे हैं? द्रव्यमान, ऐसा समझिए आप, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं, ये समझिए। अगर मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूं तो बोलेंगे द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब क्या बोला हमने? कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। यही बात बोला हमने कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ओके, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ओके, समझ में आया? अभी एक तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैं करा भी दे रहा हूं उस क्वेश्चन को। वो पूछता है कि मास के बारे में पूछेगा आपसे कि मास 0 है, चार्ज 0 है, तो क्या बताओ ये सही हो सकता है? या बोलेगा मास 0 है पर चार्ज 0 नहीं है, तो क्या बताओ ये सही हो सकता है? या मास 0 है, मतलब इस तरीके का ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, अभी आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कि आवेश जो होता है क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, यानी इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश में एडिटिव इन नेचर होता है, मतलब इसको आपस में हम जोड़ सकते हैं। फिर हमने कहा आवेश हमेशा कंजर्व रहता है। कैसा रहता है? कंजर्व। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ क्या होता है? संबंधित होता है। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें से असत्य कौन है। क्या पूछ रहा है बेटा? असत्य कौन है या इनकरेक्ट कौन है? ध्यान से सुनिएगा, इनकरेक्ट कौन है। अब मैं क्वेश्चन समझिए। पहला बोल रहा है कि Q बराबर 0 है और मास बराबर 0 है। दूसरा ऑप्शन कहता है, ध्यान से देखते जाइएगा, कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 बट M इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है बेटा? Q डज नॉट इक्वल टू 0 बट
m इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 0, देखिएगा ध्यान से। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन भाई साहब कहते हैं कि क्या q तो 0 है पर मास 0 नहीं है। अब आप मुझे सोच के बताइए, ठीक है, सॉरी, q तो 0 है पर मास 0 नहीं है। अब आप अगर दिमाग में सोचिए और सोच के बड़े ही पॉसिबल तरीके से सोचिए कि इन चारों में से क्या कोई गलत हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये वाला जो है इसके आधारित है, मैंने बोला ना कि मास के साथ एसोसिएट रहेगा चार्ज। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को बड़े ही क्लियर ढंग से देखें तो आपको क्या लगता है इन चारों में से क्या सही हो सकता है, बताइए, सोच के देखिए। सॉरी, क्या इनकरेक्ट है। ठीक, आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि चार्ज का मास के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, मैंने अभी बोला। इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, तो अगर मास 0 है चार्ज भी 0 हो सकता है, तो पहला तो सही हो गया। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, मास के बिना चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है, ध्यान सुनना इस लाइन को, यानी अगर मास 0 है तो चार्ज 0 ही होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज। दूसरा क्या है, मास 0 है पर चार्ज 0 नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी का मास 0 हो चार्ज नॉट पॉसिबल? आप बोलोगे क्यों? अरे सर अभी तो मैंने बोला, क्या बोला अभी, कि मास के साथ एसोसिएट रहता है। अगर बताओ मास ही नहीं है और आप बोल रहे चार्ज इसका कुछ भी हो सकता है, मतलब चार्ज 0 नहीं मतलब कुछ होगा, लेकिन मास तो 0 है, तो मास 0 है तो चार्ज कहां से होगा? जाहिर सी बात है, ये बात आपने बोला। ठीक है, तीसरा भी क्या है कि मास 0 नहीं है चार्ज 0 नहीं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चौथा क्या है, मास तो 0 नहीं लेकिन चार्ज 0 ये भी पॉसिबल है। आप इसके लिए क्या एग्जाम्पल लो, इसको आप न्यूट्रॉन बोल सकते हो। न्यूट्रॉन में देखिए आप, मास 0 नहीं रहता, डज नॉट इक्वल टू 0, बट क्या 0 है? आप इसके लिए प्रोटॉन के लिए देख लीजिए, आप यहाँ पे, आप प्रोटॉन के लिए मैं एग्जांपल दे दूं, अगर देखिए मास भी 0 नहीं होता है, चार्ज भी 0 नहीं होता, समझ रहे हैं नहीं? अब आप सोच के देखिए, आ रहा है समझ में? आप इसके लिए देख लीजिए, आप बोलोगे सर इसका भी एग्जांपल था, इसको फोटोन, फोटोन में देखिए आप, फोटोन में देखिए आप, मास भी 0 है और क्या कहते हैं, चार्ज भी 0 है। फोटोन के साथ देख लीजिए, जो बंडल ऑफ एनर्जी होता है इसको फोटोन कहते हैं। तो कहने का मतलब है आपका कि ये वाला इन चारों ऑप्शन में से ये इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है सर? मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि मास हमेशा, चार्ज जो है मास के साथ एसोसिएट होता है, तो आवेश सदैव द्रव्यमान के संबंधित होता है, इसीलिए क्वेश्चन सही है। क्योंकि अगर ये देखिए द्रव्यमान नहीं है तो जिंदगी में कभी भी आवेश नहीं हो सकता। भाई द्रव्यमान है ही नहीं, आवेश कहां से आएगा? क्योंकि आवेश जो है द्रव्यमान के साथ है। समझ में आ रहा है ना हमको? तो ये वाला ऑप्शन है इस तरीके से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम अपना गुण बता रहे थे ना बेटा, तो हम लोग गुण पे जब पहुंचे थे तो मैंने आपसे बोला था कि 5वां 6वां 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां की चर्चा हमने किया कि जो चार्ज होता है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब मास के बिना चार्ज का कोई अस्तित्व नहीं है। अब 6वां देखिए, 6वां जो इंपॉर्टेंट बोले में बोला कि आवेश जो होता है ना, मतलब रिलेटिवली वो बदलता नहीं है। ठीक है, चार्ज जो होता है नॉर्मली बदलता नहीं है। कब? जब वो स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। चाहे वो कितना भी स्पीड लगा लो, चाहे कितना भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा लो या कुछ भी, उस कंडीशन में चार्ज कभी बदल ही नहीं रहा है, चार्ज कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, चार्ज कभी बदलता ही नहीं है। इसे हमने लिखा कि चार्जेज जो होता है सापेक्षतावादी रूप से अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, यानी कि वो ना तो स्पीड पे ना ही फ्रेम पे निर्भर करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। एक होता है बेटा विशिष्ट आवेश। क्या होता है? विशिष्ट आवेश। आप बोलोगे सर विशिष्ट आवेश क्या बोलते हैं? हम लोग जब चार्ज में हम मास को डिवाइड कर दें, यानी कि चार्ज बटे एम, यानी कि आवेश बटे द्रव्यमान, इज नोन एज विशिष्ट चार्ज। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश। अब विशिष्ट आवेश में दो कंडीशन है बेटा, यहाँ पे देखिए, नॉर्मली चार्ज बदलता नहीं है, लेकिन हम विशिष्ट आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश की नहीं। विशिष्ट आवेश में क्या होता है, Q/m को विशिष्ट आवेश कहते हैं। लेकिन जब आपसे आवेश की बात करें तो आप बोलोगे आवेश स्पीड पे निर्भर नहीं करता, यानी आवेश नहीं बदलेगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन जब आपसे कोई विशिष्ट आवेश की बात करे, यानी Q/m, मतलब क्या है, Q/m इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। अभी देखिए, अगर विशिष्ट आवेश जो है लो स्पीड पे चल रहा है, लो स्पीड पे है, कम गति में, तब उसका चार्ज भी नियत है और m भी नियत है। तो चार्ज और m, यानी Q भी नियत हुआ कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट हुआ, तो Q/m भी क्या होगा? कांस्टेंट। Q/m भी क्या होगा? कांस्टेंट। Q भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, इसलिए Q/m क्या हुआ? कांस्टेंट। तो ये हो गया लो स्पीड पे, लो स्पीड पे हुआ। लेकिन जब हम हाई स्पीड पे बात करते हैं, यहां इंटरेस्टिंग चीज है, हाई स्पीड पे क्या होता है, फिर से चार्ज तो नियत रहता है, चार्ज तो नियत रहेगा, अभी ऊपर बताया, बट क्या मास नियत नहीं रहता, मास डज नॉट इक्वल टू नियत।
यानी मास जो है कांस्टेंट नहीं है। आया समझ में? फिर से बोल रहा हूं, जब स्पीड ज्यादा रहेगा तो मास नियत नहीं रहेगा, यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान अगर नियत नहीं रहेगा तो भैया आ जाओ Q/m तो नियत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई आपसे स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पूछे और आपसे कहे स्पेसिफिक चार्ज है Q/m है और उसको हम लो स्पीड में ले जा रहे हैं, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि लो स्पीड में चार्ज भी नियत होता है, द्रव्यमान भी। लेकिन जब आप हाई स्पीड की बात करेंगे तो चार्ज तो नियत होता है बट द्रव्यमान नियत नहीं होता। क्यों भाई चिरकुट, क्यों बात कर रहा है? हाँ, चार्ज नियत नहीं होता, सॉरी, चार्ज नियत होता है, द्रव्यमान नियत नहीं होता। कोचिंग से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा मैं, याद रखना इस बात को। मेरे को ऐसे आवश्यकता नहीं है, पढ़ाया जा रहा है तो शांतिपूर्वक पढ़ लो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है पूछो बैठ के, 10 बार पूछो, हम बताएंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम तुम लोग को ऐसा है ना कि तुम लोग ऐसे टीचर पे मरते हो ना जो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग ऐसे टीचरों के ऊपर जाना चाहते हो, विश्वास करते हो कि जो कह दे हम तुम्हारे लिए सब कुछ भी कर देंगे बेटा, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, उससे क्या मतलब है? तुम्हारा कल को नीट नहीं हुआ, तुम कल को फाउंडेशन नहीं हुआ, कल को तुम अग्निवीर में नहीं पास हुआ, कुछ भी करना चाह रहे हो तो उससे क्या फर्क होगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन 99% जनसंख्या जो ऐसे टीचरों के पास जाती है जहां पे बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। अरे मैं क्या करूंगा? वो टीचर सबसे अच्छा है जो बोले मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा फिलॉसफी है। मैं कहता हूं कि मैं तुमको इस काबिल बनाऊंगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो मैं उस काबिल बना रहा हूं तो आपको पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसे अरे गरे लोग पढ़ाते हैं तो फिर तुमको पता चलता है हाँ भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ हाँ हो रहा है क्लास में तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है, हाँ हाँ क्लास में कसम खिला दे रहे नहीं जाना है तो मजा आ रहा है, पार्टीज हो रही हैं तो मजा आ रहा है। पढ़ लो भाई, क्यों एक के चक्कर में सबका खराब कर रहे हो? ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? विशिष्ट आवेश, इस विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। मैंने बोला Q/m इज नोन एज विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश अगर हम लो स्पीड पे जा रहे हैं कुछ नहीं बदलता, इसलिए Q/m भी नियत रहता है। और अगर एट हाई स्पीड की बात कर रहे हैं तो बेटा Q तो नियत रहता है, M नियत नहीं रहता। अच्छा, M नहीं नियत रहता तो क्या होता है? M परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है? M इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब u बोलो चाहे v बोलो, उनसे वेग से मतलब है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर वेग का मान बढ़ेगा m का मान भी बढ़ेगा। आप बोलोगे क्यों, ऐसा कौन सा नियम है? भाई साहब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर आप इन सबको हटा देंगे, यहाँ दिख रहा है, तो आप m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हुआ ना, बाकी कंटेंट भूल जाइए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो? नहीं, गलत है। ये माइनस में है ना। इंटरेस्टिंग चीज, ये क्या है? माइनस में है। तो अगर ये माइनस में है तो ये बढ़ेगा, तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। आया समझ में? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि वेग बढ़ता है तो मास भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब मास बढ़ेगा तो Q/m की पूरा चार्ज क्या होगा? घटेगा। Q/m टोटली घटेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? इस तरीके से। ओके, समझ में आया ये बात कि नहीं समझ में आया? फिर से सुन लो अगर नहीं समझ में आया। ओके चलो ठीक है। इसके अगला वाला जो है वो क्वांटाइजेशन का है, वो लास्ट है। उसको मैंने लास्ट में क्यों रख रखा है क्वांटाइजेशन के लिए? क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन का सवाल बहुत सारे हैं। ओके, तो इसको उतारिए। अब आवेश के गुण का हम लास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मूड खराब कर देता उसने, कोई बात नहीं। अब आवेश का गुण का क्या है? लास्ट वाला पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन। हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा आपने क्वांटाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्वांटाइजेशन के बारे में हाई स्कूल में बहुत पढ़ा होगा आपने, इतना कि आपका दिमाग खराब हो गया होगा। आप बोलोगे अरे साला इतना क्वांटाइजेशन होता है क्या? ठीक है, फिर से बात नहीं करना। ठीक, तो कहते हैं क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन लगा, कहते हैं किसी भी वस्तु, क्या बोलेंगे? किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, देखिए Q, कुल आवेश में क्या हो गया? Q, मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। जहां पे भी आपने ये लिखा तो टेक्निकली ये तो गलत है, टेक्निकली तो ये गलत है। आप बोलोगे क्यों सर? भैया टेक्निकली इसलिए गलत है क्योंकि n जो होता है ना वो इंटीजर होता है, पूर्णांक। लेकिन n वास्तव में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होते हैं, जो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, वो n होता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। तो n तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ संख्या है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, और जो प्लस माइनस E है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, आवेश कितना है?
ठीक है। तो n जो है इंटीजर जिसको पूर्णांक हम बोल रहे हैं, असल में वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जब हम भी क्वेश्चन कराएंगे तब। और जो E है यहाँ पर, वो E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, वो कितना हो, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे इसको प्लस रखेंगे, ठीक है। और तब हम ये लिखते हैं प्लस माइनस NE, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में प्लस माइनस NE का मतलब यही है। अच्छा, कोई आपसे बोले E इलेक्ट्रॉन को जो आवेश है, तो हम बोलते हैं बच्चों को समझाते समय कि E वह मिनिमम आवेश है, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ, लाइन, इस लाइन को सुनना। E वह मिनिमम आवेश है जो किसी वस्तु पर हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम सबसे मिनिमम चार्ज है जो किसी वस्तु पर हो सकता है। आप बोलोगे अरे अभी सर जी क्या बकवास कर रहे हो आप, चार्ज तो बहुत कुछ हो सकता है। वो तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमने कहा किसी वस्तु पे E वह मिनिमम चार्ज है जो किसी वस्तु पर हो सकता है। आप बोलो कैसे, मेरे कहा देखो, अगर इफ n इक्वल टू 1 हो, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन का ढेर पड़े हुआ है, सपोज करते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन को, तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है प्लस माइनस Ne। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस Ne होता है, ठीक है। अब आप देखिए ऐसे लिख दो, प्लस माइनस Ne होता है, तो Q बराबर क्या लिखा हमने, प्लस माइनस E। असल में Q किसके बराबर है, E, ये वही E है, ये क्या है, वही E है। तो इंटीजर मतलब Q का n का मान 1 से कम तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि एक इंटीजर n बराबर 1 रखने पर हमको ये पता चलता है कि E, Q प्लस माइनस E हो गया ना, कि E वह मिनिमम चार्ज है जो किसी वस्तु पर हो सकता है। ओके, तो आपसे कोई पूछेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप बोलोगे Q इक्वल टू n प्लस माइनस E, ठीक है। जहां पे आप बोलोगे n क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटीजर में, n E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर आप n इक्वल टू 1 रख दें वैल्यू, तो आपको समझ आएगा Q का सबसे कम मान क्या होता है, E के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर। यानी E किसी पदार्थ का वह मिनिमम चार्ज है जो किसी वस्तु पर हो सकता है। बोलो आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, ठीक। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कुछ और समझाता हूँ। अच्छा पहले इसको लिख लो, चलिए हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, आप इसको समझते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल के तौर पे, मैंने कहा कि कोई बॉडी ए है और बी है, दोनों का मास सेम है, द्रव्यमान दोनों का सेम है, और ए से देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब ए का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हम बोलेंगे मास गेन हुआ, मतलब इसने, इस बी वाले ने क्या किया, मास गेन कर रहा है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसकी तरफ आ रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, मतलब इसमें कोई हिस्सा जा रहा है, इससे जा रहा है, इसके पास जा रहा है। तो बी वाले ने गेन किया, ए वाले ने क्या किया, लॉस किया। तो हमने लिखा कि मास गेन बाई बॉडी ए, हमने बोला n इंटू एम लिख दिया। और मान लेते हैं कि जब इसने n गया होगा तो n इसमें से निकला होगा, तो लॉस कितना हुआ, n इंटू ई। तो जब इसको ध्यान सुनिएगा, मास गेन हुआ n इंटू एम, मास लॉस भी हुआ n इंटू एम। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ए से बी जा रहा है, देखिए तीर का निशान ए से बी की तरफ जा रहा है, और हमने एम को सेम मान रखा है। तो आप देखिए मास इंटू इलेक्ट्रॉन, आप नोटिस करिएगा एक चीज मैं बोलने वाला हूं। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं क्यू ए के लिए, मैं लिखूंगा क्यू ए बराबर प्लस एन ई, और अगर मैं बी वाले के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्यू बी बराबर माइनस एन ई। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्यू ए बराबर प्लस एन ई और क्यू बी बराबर माइनस एन ई, ठीक है। तो ये क्यू ए ने क्या किया, यहाँ पे लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का वेट का, और क्या कर रहा है, गेन कर रहा है क्वांटाइजेशन में, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन, अभी तो एग्जांपल ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन, एन क्या है यहाँ पे, हमने कहा एन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हुए, ट्रांसफर्ड हुए। तो ए से बी की तरफ देखो तीर लगाया, यानी कि ए से बी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गया, हमने कहा एन इलेक्ट्रॉन गया होगा, दोनों का मास सेम है, तो इस बंदे ने एन इलेक्ट्रॉन लिया तो एन इंटू एम ई, इस बंदे ने एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एन इंटू एम ई, दोनों का मास सेम है, तो कितना टोटल ट्रांसफर हुआ, तो हम बोलेंगे एन ई, इसने लॉस किया और एन ई इसने गेन किया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे एक गली। चलिए कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, एक लड़के यहां से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है यदि किसी वस्तु से 10, आप मेरी बात आवाज सुनिएगा ध्यान से, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वस्तु से 10 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वस्तु से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो उस पर कितना आवेश होगा, तो उस पर कितना क्यू होगा।
ठीक है, आपको n दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप फिर भी निकाल रहे हैं ना, नोटिस करिएगा निकाल रहे हैं, ठीक। तो Q बराबर हमने लगाया प्लस E, या ये नहीं समझ में आया तो ऐसे लगाइए Q बराबर n इंटू प्लस E। तो Q बराबर n कितना दिया आपको, 10 की घात 18, 1.6 टू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इसका चार्ज होता है, आपको पता ही होगा। देखिए ये पावर घटा तो कितना बचा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। कैसे हुआ आपको पता है, a की पावर n इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे कर लीजिए। तो अगर इसके लिए मैं बोलूं तो लिखूंगा क्या, देखिए 10 की घात 18 इंटू 10 की घात माइनस 19 बराबर हो जाएगा 10 की घात 18 माइनस 19। तो कितना बचेगा, -1, 10 की घात -1। यहाँ से है, इसको नहीं समझ में आ रहा है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कितना आ गया बेटा, 0.16 कूलम। तो आप बोलेंगे इस वस्तु पे कितना आवेश है, तो आप बोलेंगे 0.16 कूलम। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से सुनिए। यदि किसी वस्तु से 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उस पर कितना आवेश बचेगा। तो आपने इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी क्यू दिया है, ये आपको पता ही है, और आपने इलेक्ट्रॉन कर लिया। उतारो, उतार दिए। अगला देखिए। हाँ तो चलो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन और हैं। बेचारा परेशान हो गया, 4-5 क्वेश्चन है। अरे चलो 2 ही क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन, ठीक। हाँ तो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक वस्तु पर प्रारंभ में -10 कूलम आवेश है, मतलब शुरू में इस वस्तु पर ऑलरेडी आवेश है। यदि उससे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 19 सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो नया आवेश क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो मोबाइल है, इसके पास ऑलरेडी कितना है, इस वस्तु पर -10 कूलम आवेश है, ऑलरेडी है इस पे, सोच के रखिएगा, ठीक है। ऑलरेडी इस पे कितना है, -10 कूलम। उसके बाद की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 2। तो भाई साहब कह रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, n बराबर आप बोलोगे 3 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक। तो हमने कहा इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैंने आपसे क्या समझाया, किसके पास इतना आवेश ऑलरेडी था, तो मैं जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतने पहले आवेश निकाल दे रहा हूँ। कितना आवेश निकला, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मैं आवेश निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। जो आवेश इसका निकलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, सुनो ध्यान से। जैसे हमारे पास क्या दिया है कि इतना इलेक्ट्रॉन निकला, सुनना ध्यान से, और वस्तु का जो आवेश मेन है वो -10 कूलम है। तो इतना इलेक्ट्रॉन निकला, इससे नहीं लेना देना ना हमको लेना किससे है, हमको लेना देना इस बात से है कि कितना आवेश निकला, ठीक है। अब पहले आवेश निकाल लेते हैं। देखिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस E हो गया। फिर से n का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 19, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिर से वही, इससे चला गया 16×3 = 48, 4.8 कूलम आया। सर ये 4.8 कूलम आया, 4.8 कूलम आया, मतलब 4.8 कूलम इससे निकला होगा, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे नया आवेश बराबर, अब नया आवेश क्या होगा बेटा, पुराना आवेश माइनस, पुराना आवेश में से नया आवेश को घटा दो। क्या बोले, पुराना आवेश में से नया आवेश को घटाओ या जोड़ो, जो भी है, ठीक है। तो आप -10 कूलम प्लस 4.8 करिए, कितना आ जाएगा, घटाना उठाना आता ही तो होगा। क्यों भाई बात कर रहा था तू, आता है कि नहीं। तो कितना बचा इस पे, -5.2 कूलम। आप बोलोगे सर 10 कूलम इसके पास था और जो निकल रहा था वो 5.9 है, तो घटा उसमें से क्या किया हमने, 4.8 है और जोड़ा तो कितना जगह, -5.2 कूलम इसके पास बचा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा थोड़ा, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्या है, उतार लिए, उतारना क्या खुद भी तो करोगे। इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भाई साहब कहते हैं यदि किसी वस्तु से 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, लाइन सुनिए, 1 सेकंड में 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो बता रहा है तो 3 माइक्रो कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए, मतलब 1 सेकंड में इतना जा रहा है तो 3 कितना होगा। तो पहले आप बता दे रहा हूं कि जो आवेश आपको दिया है 3 माइक्रो कूलम, उसको पहले कूलम में बदल लो। बताओ भाई कितने लोगों को पता है कि कूलम को, माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे बदला जाता है कोई महान आत्मा, बताइए सर। हाँ 10 की पावर -6 कूलम, 1 माइक्रो कूलम में होता है 10 की पावर -6 कूलम। वेरी गुड। तो मैंने कहा कि इतना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहा है, तो मैंने निकालूंगा कि आवेश कितना निकलेगा, आवेश प्रति सेकंड के लिए।
तो अगर मैं आवेश प्रति सेकंड निकालूंगा तो Q इक्वल टू लिखूंगा प्लस Q इक्वल टू N प्लस E। ध्यान सुनिएगा, N कितना है 10⁶, E कितना है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ओके, ये हो जाएगा 1.6, आपको पता चल गया 10⁻13 कूलाम। इतना कूलाम क्या है, आवेश प्रति सेकंड निकल रहा होगा, इतना कूलाम आवेश प्रति सेकंड आ रहा है आपका। अच्छा, उसने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन कितना प्रति सेकंड निकल रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं? अरे आ रहा है ना। तो कह रहे हैं भाई साहब कि कितना समय लगेगा, तो टोटल समय, या हिंदी में लिखता हूँ, टोटल क्या बोलते हैं, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड में इतना आवेश निकला, ध्यान से सुनिएगा, तो 3 सेकंड में क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा देखिए 3 × 10⁻6 पहले से दिया था, आपने 1 सेकंड में निकाला 1.6 × 10⁻13। ठीक है, ऐसे काट देंगे, जिसको नहीं आ रहा है ऊपर ले जाकर काट देते हैं, चलो जिसको नहीं आता है चलो ऊपर कर देते हैं, चलो नहीं आ रहा है जिसको, तो अच्छा टॉक्निकली ऐसे से काट दिया मैंने, क्या होता है 7, 7 6 -7 आ जाएगा, ये बंदा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁻7 अपॉन 1.6। ठीक है, इस दशमलव को हटा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, ठीक, और इसको डिवाइड करोगे 16, 16 कम 16, 16 32, लगभग 2 के आसपास आना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ लगभग 2 × 10⁻⁷ क्या आ रहा है 7, लगभग 2 × 10⁻⁷ आ रहा है, क्या क्या 10⁻⁷, सेकंड, चिरकुट, सेकंड आएगा ना, टाइम निकाल रहे हो कि नहीं, कुछ और आ जाएगा, सेकंड आएगा ना। हाँ, आपने क्या देखा, इतना देर पढ़ाने में यूट्यूब पे तो कट के जाता है थोड़ा सा, लेकिन आप सोच के देखिए, आपको 1 घंटा के आसपास लग गया इतना सा पढ़ाने में। क्या क्या पढ़ाया हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ाया, ओके, इंट्रो में आपको बताया कि आवेश जब स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, आवेश जब गतिमान है समान वेग से तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों कर रहा है, आवेश जब त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है जो एनर्जी का उत्सर्जन करता है। वेरी गुड। देन मैंने आपको आवेश के स्केलर क्वांटिटी है ये बताया, मतलब सदिश, फिर मैंने उसके यूनिट्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपके इसके गुण बताए, गुण में फिर मैंने आपके कुछ सवाल कराए। इतना सा ही कराने में, इतना समझाने में 55 से 50 मिनट लगता है, 50 मिनट लगता है। और जो महान हस्ती ये कहते हुए प्रचार करते हैं कि 1.5 घंटे में हम 5 विषय पढ़ा देंगे, दिस इज अ वेरी रेडिकुलस बिहेवियर। माँ बाप को सोचना चाहिए कि कैसे एक फिजिक्स को पढ़ाने में, मैं इतने पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर फिजिक्स को बाकायदा पढ़ाया जाए तो कम से कम मिनिमम 6 मंथ लग जाते हैं फिजिक्स पढ़ाने में, रोज 50 मिनट पढ़ाओ तो, और मिनिमम 6 मंथ लगते हैं केमिस्ट्री के लिए। बाकी भाई जादू हो रहा है, जो भी 1.5 घंटा में सब पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।